सो हेलो एवरीवन, आप सब लोगों का डेली करंट अफेयर सीरीज़ के 25th एडिशन में बहुत बहुत स्वागत है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू गिव स्पेशल थैंक्स टू एवरीवन who are encouraging us, who are supporting us and who are with us. So हमारे साथ बने रहने के लिए, इतना ज़्यादा करंट नॉमिक्स को एनकरेज करने के लिए आप सब लोगों को दिल से बहुत बहुत आभार। एंड सब लोग इसी तरह हमारे चैनल को प्रमोट करते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। हम आपके लिए काफ़ी सारी नए वीडियोस यहाँ पर लेकर आते रहेंगे और डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम के लिए हम एक बूस्टर डोज बनकर आप लोगों के लिए हर टाइम अवेलेबल रहेंगे। तो इसी के साथ आज की सीरीज हम स्टार्ट करते हैं। आज भी हम एक और महत्वपूर्ण चीज़ मैं यहाँ पर आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। जो भी लोग यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी का आज ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है और अब एग्ज़ाम 31 मई को नहीं होगा। अभी यूपीएससी ने बोला है कि 20 मई के बाद कोई नई डेट अनाउंस होगी और कम से कम 1 मंथ का आप लोगों को टाइम दिया जाएगा जो भी डेट अनाउंस होगी। तो आप लोगों के लिए ये अच्छी बात है। जो भी लोग यूपीएससी प्रीलिम्स को लेकर प्रिपेयर कर रहे हैं वो और अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। कम से कम उनको 1 मंथ और एक्स्ट्रा मिलने वाला है, तो उसको अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए, हमारे साथ बने रहिए। हम यूपीएससी के लिए भी यहाँ पर कुछ नई सीरीज़ आपके सामने लेकर आएंगे ताकि आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छे से यहाँ पर हो सके। तो आज का एडिशन हम स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स की। आज हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा डिक्लाइन इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। आप सब लोगों ने नाम सुना होगा, जो हमारा विदेशी मुद्राओं का हमारा भंडार होता है या विदेशी मुद्रा का जो हमारा रिज़र्व होता है, उसमें अभी काफ़ी कमी देखी गई है। मार्च का जो हमारा डेटा आया है तो उसके बारे में हम बात करेंगे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से क्या क्या क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में बन सकते हैं। तो इसके कंपोनेंट्स की भी हम बात करेंगे, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। दूसरी हमारी सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क या बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपका कर्नाटका में है। यहाँ पर अभी एनिमल अडॉप्शन प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है, डिस्कस करेंगे उसके बारे में। और एक और महत्वपूर्ण न्यूज़ हमारे अभी आप देखोगे नेम की अभी सबमिट हुई है। वैसे तो नेम की सबमिट हर 3rd ईयर में होती है, लेकिन कोविड-19 की वजह से इसकी एक इमरजेंसी मीट अभी बुलाई गई है, जो कि आपकी वर्चुअल मीटिंग होगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कंडक्ट की जाएगी। उसके बारे में भी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक नंबर 1 से। तो देखो यहाँ से हम क्या क्या सीखेंगे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ से आपको क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलेगी। पहली चीज़ आप जानेंगे कि ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता क्या है, इसके बारे में आप जानेंगे। इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर सम्मिलित होती है। तीसरी चीज़, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से इंडिया पर क्या इम्पैक्ट होता है। अगर ये डिक्लाइन होते हैं तो हमारी करेंसी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी या करेंसी की वैल्यू घटेगी, अप्रिसिएशन होगा या डिवैल्यूएशन होगा, इसके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा इकोनॉमिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई बार इससे सवाल पूछे भी गए हैं। मैं स्टार्टिंग उस क्वेश्चन से ही करूँगा जो यूपीएससी के अंदर पूछा गया था। आप क्वेश्चन देख सकते हैं, यूपीएससी सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स में 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ने पूछा था विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ आइटम्स इज़ इंक्लूडेड इन इंडियाज़ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। सिंपल सा क्वेश्चन था कि जो भारत का विदेशी मुद्रा का जो रिज़र्व है उसमें किस किस को सम्मिलित किया गया है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो हमारे विदेशी मुद्रा का रिज़र्व है उसमें सबसे ज़्यादा शेयर किसका है, सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाइज कौन सा पार्ट है, गोल्ड है हमारा, एसडीआर है हमारा, या फॉरेन करेंसी एसेट है। तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम न्यूज़ देखते हैं कि आज की न्यूज़ क्या रही, फिर इस क्वेश्चन पर वापस हम दोबारा आएंगे ताकि आप सब लोग इस क्वेश्चन का अच्छे से आंसर कर सकें। ठीक है, अभी आप जस्ट क्वेश्चन देख लीजिए, हम एक बार पढ़ेंगे देन क्वेश्चन का आंसर करेंगे ताकि आपको पता लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो ठीक है, आगे आते हैं हम। देखो अब न्यूज़ क्या है हमारी, अभी जो लेटेस्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डेटा आया है उसमें बोला गया है कि लगभग जो हमारा विदेशी मुद्रा का जो रिज़र्व है या जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व है वो लगभग $113 मिलियन से क्या हो गया है,
कम हो गया है। आपको पता होना चाहिए था मार्च तक हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो कितना था, 487.23 बिलियन डॉलर, और अभी कितना रह गया है, हमारा रह गया है 479.45 बिलियन डॉलर। तो आप देखोगे 6 मार्च तक हम हाई एंड पर थे, हमारा जो रिजर्व था वो सबसे ज़्यादा था, अब तक का सबसे ज़्यादा था हमारा 6 मार्च 2020 के डेटा के अकॉर्डिंग। अर्लियर द रिजर्व हैड टच्ड अ लाइफ टाइम हाई ऑफ 487.23 बिलियन डॉलर, और अभी बेसिकली आप देखोगे लॉकडाउन के बाद इसमें काफ़ी ज़्यादा कमी देखी गई है, 113 मिलियन डॉलर से ये घटा है, अभी 479.45 बिलियन डॉलर पर ये पहुंच गया है। इसका सबसे बड़ा कारण बताया गया है कि आप देखोगे जो हमारा फॉरेन करेंसी एसेट्स है, अब आप बोलोगे सर फॉरेन करेंसी एसेट्स क्या होते हैं, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दूंगा ताकि आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आ जाए। पहली चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि जो हमारा विदेशी मुद्रा का जो रिजर्व है उसमें 113 मिलियन डॉलर की कमी देखी गई है। मार्च तक ये हाई पर था और अभी क्या हो गया है, डिक्लाइन इसके अंदर देखा गया है। अब आप बोलोगे सर ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के अंदर क्या क्या चीज़ें सम्मिलित होती है, सिंपल सी बात है, जो आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होगा उसके अंदर जो सबसे बड़ा पार्ट होता है वो होता है हमारा फॉरेन करेंसी का। आपने देखा होगा हमारे आरबीआई के द्वारा डॉलर हुआ, यूरो हुआ, जापानीज़ येन हुआ, ठीक है, चाइनीज़ रेनबी हुआ, जो भी फॉरेन करेंसीज़ है उनको अपने पास स्टोर में रखा जाता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, डायरेक्टली ये कैश की फॉर्म में हो सकती है, बॉन्ड की फॉर्म में हो सकती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की फॉर्म में हो सकती है। अब आप बोलोगे सर इससे क्या होगा, इससे ये होगा जब भी हमारी करेंसीज़ की वैल्यू गिरती है, जब भी हमारी करेंसी की वैल्यू में कमी आती है, बढ़ोतरी आती है, आप देखोगे सबसे अहम भूमिका होती है जो आपकी स्टैंडर्ड करेंसी होती है। स्टैंडर्ड करेंसी का मतलब एक ऐसी करेंसी जिसका पूरी दुनिया के अंदर प्रचलन हो, उसको किसी भी देश के द्वारा लेने के लिए मना नहीं किया जाए, उसकी कीमतों में अस्थिरता नहीं दिखेगी, उसकी जो प्राइसेज है वो स्टेबल दिखेगी। आप देखोगे भारत का रुपया, आप डेली न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे, उसमें काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखा जाता है, काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस देखे जाते हैं, लेकिन डॉलर के अंदर, यूरो के अंदर, येन के अंदर इतने ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ये स्टैंडर्ड करेंसीज होती है जिनको ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री एक्सेप्ट करती है। तो एक बार आप यहाँ पर देखिए, आपको और भी अच्छे समझ में आएगा। पहली चीज़ तो आप समझिए कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होता है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होता है, कोई भी वो एसेट जो हमारे सेंट्रल बैंक मतलब हमारे आरबीआई के द्वारा रिजर्व में रखे जाते हैं, किस फॉर्म में हो सकते हैं, फॉरेन करेंसीज़ की फॉर्म में हो सकते हैं, जिसमें आपके बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, आपके ट्रेजरी बिल भी हो सकते हैं, आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी हो सकती है। ये सब कौन रखता है, आरबीआई रखता है, और मोस्टली किस में होते हैं, आपके यूएस डॉलर के अंदर आपको मोस्टली आपका सारा का सारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आपको देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन उठता है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में हम क्या क्या रखते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में हम मेनली 4 चीज़ें रखते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे मेनली हमारी 4 चीज़ें होती है। फर्स्ट होगी हमारी फॉरेन करेंसी एसेट्स। फॉरेन करेंसी एसेट्स का मतलब हमने डॉलर रखा हुआ है, हमारा यूरो है, हमारा जापानीज़ येन है, चाइनीज़ रेनबी है, जो भी हमारी फॉरेन करेंसीज़ है जो हमारे आरबीआई ने अपने पास होल्ड में रखी है, वो किस में आएगी, फॉरेन करेंसी एसेट्स के अंदर। और सबसे ज़्यादा हिस्सा हमारा किसका होता है, फॉरेन करेंसी एसेट्स का ही होता है। इनको बॉन्ड्स की फॉर्म में भी रखा जा सकता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की फॉर्म में भी रखा जा सकता है, जिससे क्या होता है, हमारी करेंसी को और ज़्यादा स्टेबलाइजेशन होने में मदद मिलती है। जितनी ज़्यादा हमारे पास फॉरेन करेंसी होगी उतनी हमारी स्थिति मजबूत होगी, उतनी हमारी जो करेंसी के अंदर फ्लक्चुएशंस कम से कम देखे जाएंगे। तो फॉरेन करेंसी होना हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है। इसीलिए आप देखोगे जैसे ही फॉरेन करेंसी के अंदर डिक्लाइन देखा गया, हमारे लिए चिंता की लकीरें सामने आ चुकी है। हमें क्या रखना होता है, फॉरेन करेंसी के माध्यम से हम हमारे जो करेंसी की वैल्यू होती है उसको बूस्ट रखते हैं। दूसरा आप देखोगे इसमें क्या रखते हैं, गोल्ड रिजर्व। ध्यान होना चाहिए आपको, इंडिया के जो फॉरेक्स रिजर्व के अंदर क्या क्या आएगा। पहला तो आपकी फॉरेन करेंसी एसेट्स आएंगे, जिसमें मैंने आपको बताया डॉलर, यूरो, जापानीज़ येन, चाइनीज़ रेनबी, इनके माध्यम से कोई भी बॉन्ड हुआ, सिक्योरिटीज़ हुई, वो रखी जा सकती है। दूसरा आपका क्या आएगा, गोल्ड। सोना क्या है, काफ़ी स्टेबल माना जाता है। आप देखोगे गोल्ड की कीमतों में इतना फ्लक्चुएशंस नहीं देखा जाता। इसका जो गोल्ड को काफ़ी स्टैंडर्ड के रूप में पूरे वर्ल्ड के रूप में देखा जाता है, तो गोल्ड रिजर्व भी आरबीआई के द्वारा रखे जाते हैं। तीसरा स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ये आईएमएफ की एक विशेष करेंसी के रूप में जानी जाती है। इसको हम पेपर करेंसी भी बोलते हैं, कभी कभी पेपर गोल्ड के नाम से भी जानी जाती है। ये कोई करेंसी नहीं है, जैसे आपके पास 10 रुपये का नोट है, 20 रुपये का नोट है, वैसे एसडीआर कोई करेंसी नहीं है। ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली आईएमएफ के द्वारा बनाई गई एक वर्चुअल करेंसी के नाम से इसको जान सकते हैं।
एक बोला जा सकता है कि ये पेपर करेंसी के रूप में जानी जाती है। ये इसका आप क्लेम IMF पर नहीं कर सकते। ये किसके हिसाब से निर्धारित होगी? जो आपकी 5 स्टैंडर्ड करेंसीज है उसके हिसाब से इसकी वैल्यू निर्धारित होती है। और लास्ट में होता है कुछ रिजर्व होता है जो अपन IMF के पास रखते हैं। तो रिजर्व पोजीशन विद द IMF ये भी हमारे किसके अंदर आती है? फॉरेक्स रिजर्व के अंदर आती है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा भारत के फॉरेक्स रिजर्व में क्या आता है, आप क्या बोलेंगे? जो भी हमारी विदेशी मुद्रा के एसेट्स है वो आएंगे। हमारा दूसरा गोल्ड सोने वाला पार्ट आएगा। तीसरा हमारा स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स जो हमारे IMF की विशेष करेंसी है जिसको पेपर करेंसी भी बोला जाता है। और चौथा आपका जो आपने रिजर्व रखा है जिसको ट्रेंच के नाम से भी जाना जाता है IMF के पास। ये चारों चीज़ें आपकी फॉरेक्स रिजर्व के अंदर आती है। इनका हम बाद में एक अलग से वीडियो बनाकर भी पूरा 1-to-1 डिस्कशन करेंगे। अभी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। अगर आप देखोगे फॉरेन करेंसी एसेट्स के बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि ये क्या है, कोई से भी एसेट्स है जो हमारी करेंसी में नहीं होता, ये दूसरों की करेंसी में होंगे, जैसे डॉलर में हो गया, यूरो में हो गया। साथ में आप देखोगे फॉरेक्स रिजर्व का सबसे बड़ा पार्ट है। अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि फॉरेक्स रिजर्व के अंदर सबसे बड़ा पार्ट किसका होता है तो आप बोलोगे फॉरेन करेंसी एसेट्स का या विदेशी मुद्रा एसेट्स का सबसे बड़ा पार्ट यहाँ पर होता है। मैंने आपको बता दिया यहाँ पर खुद की करेंसी में नहीं होता, दूसरी करेंसी में इसको रखा जाता है जो कि स्टैंडर्ड करेंसीज होती है। आप SDR का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली जो करेंसी है ये IMF के द्वारा बनाई गई थी, ठीक है। ये बेसिकली IMF पर कोई भी दावा नहीं कर सकते। ये किसके हिसाब से इसकी वैल्यू डिसाइड होती है? आपकी जो मेजर करेंसीज है जैसे US डॉलर हुआ, यूरो हुआ, जापानीज़ येन हुआ, चाइनीज़ युआन हुआ और ब्रिटिश पाउंड हुआ, इनके हिसाब से इसकी वैल्यू निर्धारित की जाती है। ये पेपर करेंसी के रूप में भी जानी जाती है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो रिजर्व पोजीशन में एक पोर्शन, एक कोटा होता है जो आप किसके पास रखते हैं? IMF के पास रखते हैं। वो भी आपका किसके अंदर आता है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के अंदर आता है। तो हम वापस आते हैं, मैं आपको एक बार वापस से सारी चीज़ें दिखा देता हूँ कि आप उस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। अभी आप देखोगे जो लेटेस्ट में हमारे फॉरेन एक्सचेंज के अंदर चेंजेस हुए तो जो हमारी फॉरेन करेंसी एसेट्स है उसमें सबसे ज़्यादा डिक्रीज़ देखा गया। सबसे ज़्यादा डिक्रीज़ किस में देखा गया? फॉरेन करेंसी एसेट्स के अंदर। थोड़ा डिक्रीज़ हमारा SDR में भी देखा गया, थोड़ा हमारे रिजर्व पोजीशन में भी देखा गया। लेकिन गोल्ड के अंदर क्या देखा गया? राइज देखा गया, ठीक है। गोल्ड रिजर्व हमारे RBI के पास बढ़े हैं जबकि और रिजर्व हमारे RBI के पास घटे हैं। तो अब आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन ने क्या पूछा था, इनमें से कौन सा भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का पार्ट है, ठीक है। तो आप देखो फर्स्ट ऑप्शन देखो फॉरेन करेंसी एसेट्स बिल्कुल है, SDR बिल्कुल है। क्या तीसरा है? क्या कोई लोन जो अपन ने फॉरेन कंट्री से लिया है वो इसका पार्ट होगा क्या? नहीं होगा, ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा देखो फॉरेन करेंसी एसेट्स बिल्कुल है, गोल्ड बिल्कुल है और SDR बिल्कुल है। दूसरा ऑप्शन क्या हो गया? बिल्कुल राइट। तीसरा आप देख सकते हो लोन सामान हमने इसके अंदर इंक्लूड नहीं किए हैं और चौथा इसमें भी लोन हमने इंक्लूड नहीं किए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मतलब फॉरेन करेंसी एसेट्स भी आते हैं, गोल्ड होल्डिंग्स भी आती है और तीसरा हमारा जो IMF की एक विशेष करेंसी है जिसको पेपर करेंसी भी बोलते हैं, SDR भी यहाँ पर हमारे पास आती है। हम SDR वगैरह पर एक सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे ताकि आपको और ज़्यादा इस पर आपको चीज़ें पता लगेगी, ठीक है। अभी जो हमारा लेटेस्ट करंट का न्यूज़ था वो मैंने आपको डिफाइन यहाँ पर अच्छे से कर दिया है। अभी हमारी दूसरी न्यूज़ पर हम चलते हैं, ठीक है। तो दूसरी न्यूज़ स्टार्ट करते हैं हमारी बनेरघट्टा नेशनल पार्क वाली। आपको सबसे पहले मैं मैप दिखाऊंगा, तो आज का हमारा मैपिंग वाला पार्ट यही रहेगा। ये आपका तमिलनाडु का पूरा मैप है, इसमें आपको देखना है। 2 नेशनल पार्क में आपको दिखा रहा हूँ, नागरहोल नेशनल पार्क जो भी कर्नाटका के अंदर है और जिसकी आज हम बात करने वाले हैं बनेरघट्टा नेशनल पार्क, ये भी कहाँ है? तमिलनाडु के अंदर है। आप देखोगे जस्ट बेंगलोर के पास वाला पार्ट है, आपको क्लियर यहाँ पर दिख रहा होगा। बेंगलोर के पास वाले पार्ट में ही हमारा बनेरघट्टा नेशनल पार्क है। तो मैप के अंदर आज हमारा क्या रहेगा? हमने 2 नेशनल पार्क देखे, नागरहोल नेशनल पार्क और दूसरा आपका बनेरघट्टा नेशनल पार्क जो कि कहाँ पर है? कर्नाटका के अंदर, बेंगलोर के नीचे वाली साइड। ये क्यों न्यूज़ में है? इसका कारण है आपको पता है कोविड-19 की वजह से इसने एक स्पेशल प्रोग्राम चलाया है जिसको बोलते हैं एनिमल अडॉप्शन प्रोग्राम। जैसे आप देखते होंगे आप बच्चा गोद लेते हैं, वैसे ये किसके लिए बात कर रहा है? आपको एनिमल को अडॉप्ट करना होगा अगले 1 सालों के लिए। तो अगले 1 सालों के लिए उसका जो भी खर्चा वगैरह होगा, चाहे इसको खिलाने का होगा, चाहे उसकी मेडिकल केयर का होगा, वो किसको देना पड़ेगा? जो इंसान उसको अडॉप्ट करेगा। तो काफ़ी सारी एनिमल लवर्स होते हैं, ठीक है, वो लोग इसको यहाँ पर परफॉर्म करेंगे। तो इसलिए उन्होंने ये एनिमल अडॉप्शन प्रोग्राम यहाँ पर चलाया है। इसके बारे में देख सकते हैं आप, देखोगे बेंगलोर का जो बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क है इसी के अंदर आपका बनेरघट्टा नेशनल पार्क भी है, ठीक है। उन्होंने एक प्रोग्राम चलाया है, कौन सा प्रोग्राम? एनिमल अडॉप्शन प्रोग्राम। किसके लिए? वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए। और ये लोगों को अलाउ करेगा कि आप किसको अडॉप्ट कर सकते हैं?
एनिमल्स को अडोप्ट कर सकते हैं। जैसे आप बच्चा गोद लेते हैं वैसे यहाँ पर आप एनिमल को गोद लेंगे, क्योंकि लॉकडाउन पीरियड के टाइम पर काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ यहाँ पर फेस हो रही है उन लोगों को। तो जो लोग होंगे, जैसे आप भूखे व्यक्तियों को खाना खिला रहे हैं, गरीबों को खाना खिला रहे हैं, वैसे आपको किसकी जिम्मेदारी लेनी होगी? जानवरों को भी यहाँ पर जिम्मेदारी लेनी होगी। इसके लिए इन्होंने एनिमल अडॉप्शन प्रोग्राम चलाया है। आप देख सकते हैं, द प्रोग्राम प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू गेट इन्वॉल्व विद द फीडिंग हो गया, उनको भोजन का हो गया, वेटरनरी केयर हो गया, और इन सबको आप देखोगे इनकम टैक्स के तहत भी यहाँ पर छूट दी गई है। कौन कौन से एनिमल्स है जो अडॉप्ट किए जा सकते हैं उसकी लिस्ट भी जारी कर दी गई है। किंग कोबरा हुआ, पाइथन हुआ, ब्लैक बक हुआ, सांबर हुआ, एमू हुआ, गोल्डन जेकोल, इंडियन लेपोर्ड, ये सारे के सारे एनिमल्स हैं जिनको उस पार्क में अडॉप्ट किया जा सकता है। तो ध्यान रखना, आपसे पूछा जाएगा अभी हाल ही में किस राज्य द्वारा एनिमल अडॉप्शन प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है? आंसर होगा तमिलनाडु। किस नेशनल पार्क के द्वारा? आप आंसर देंगे बनरघट्टा नेशनल पार्क। उसकी लोकेशन भी आपको पता होनी चाहिए, बेंगलोर के जस्ट पास वाली लोकेशन है। उसके साथ हमने एक और पार्क देखा, नागरहोल नेशनल पार्क, वो भी कहाँ पर है? आपके कर्नाटका के अंदर है। तो आपको इतना इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बारे में अब नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। आपको क्लियर होना चाहिए एनिमल अडॉप्शन प्रोग्राम के बारे में। जैसे आप बच्चा अडॉप्ट करते हैं वैसे आपको एनिमल यहाँ पर अडॉप्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण समिट की हम बात करेंगे, जिसका नाम है नॉन अलाइंड मूवमेंट समिट या गुट निरपेक्षता आंदोलन समिट। वैसे तो ये समिट 2022 के अंदर होने वाली थी, क्योंकि हर तीसरे साल ये समिट होती है। आप देखोगे 2016 की इसकी समिट हुई थी वेनेजुएला के अंदर, 2019 की समिट हुई थी आपकी कहाँ पर? अजरबैजान में, जो कि किसकी कैपिटल? अजरबैजान की जो कैपिटल है बाकू, वहाँ पर ये समिट हुई थी। तो अब नेक्स्ट समिट जो होती है वो 2022 में होती, लेकिन आप देखोगे कोविड-19 की वजह से कोविड-19 की सिचुएशंस को असेस करने के लिए ये इमरजेंसी समिट बुलाई गई है। तो ये क्या होगी? वर्चुअल मीटिंग होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। आप देखोगे 2016 की समिट में भी मोदी जी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था और 2019 की समिट में भी मोदी जी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। दोनों समिट के अंदर भारत का जो प्रतिनिधित्व है हमारे उपराष्ट्रपति जी द्वारा किया गया था। अभी हाल ही में जो अक्टूबर 2019 में वेनेजुएला में, जो अक्टूबर 2019 में अजरबैजान में समिट हुई थी, उसका प्रतिनिधित्व हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने किया था। तो आप देखोगे कि मोदी जी जब से सत्ता में आए हैं न 2016 में समिट में गए न 2019 में समिट गए। इसकी वजह से क्वेश्चन बनता है कि क्या भारत के संदर्भ में नेम की प्रासंगिकता या नेम की रेलेवेंस लगातार कम होती जा रही है? अगर कम होती जा रही है तो उसको आपको आंसर भी इसमें दिया जा सकता है। तो आप इस पर एक क्वेश्चन लिख सकते हैं कि हाउ द रेलेवेंस ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट विद रिस्पेक्ट टू इंडिया इज़ डिमिनिशिंग। भारत के परिप्रेक्ष्य में नेम की प्रासंगिकता लगातार क्यों कम होती जा रही है? तो आप दिखा सकते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का लगातार इस समिट में पार्टिसिपेट ना करना भारत के लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि नेम का जो भारत है वो फाउंडिंग मेंबर है, भारत संस्थापक सदस्य है। आपको पता है जवाहरलाल नेहरू जी इसके क्या है? संस्थापक सदस्य माने जाते हैं। अभी मैं आपको वो स्लाइड भी दिखाऊंगा। तो ये इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। समिट क्यों आयोजित की जा रही है? आपको पता है कोविड-19 से रिलेटेड जितने भी चैलेंजेस हैं उनको यहाँ पर असेस किया जाएगा। तो मैंने आपको 3 चीज़ें बताई। यहाँ पर जो समिट होगी मोदी जी अटेंड करेंगे। मोदी जी ने न 2016 की समिट अटेंड की थी न 2019 की अटेंड की थी। दोनों में भारत के उपराष्ट्रपति जी ने यहाँ पर भाग लिया था। तो इसकी वजह से ये क्वेश्चन बना कि क्या भारत के संदर्भ में नेम की रेलेवेंस कम होती जा रही है? इससे संदर्भ के कारणों को आपको स्पष्ट करना है, आपको बताना है नेम के ऑब्जेक्टिव्स वगैरह, ठीक है। तो उनको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप देखोगे नेम किसका फेवर करता है? नॉन अलाइनमेंट का। भारत अभी किसकी तरफ भाग रहा है? मल्टी अलाइनमेंट की तरफ। भारत हर से अलाइनमेंट करना चाह रहा है, चाहे यूएसए हो, चाहे रशिया हो, चाहे जापान हो, चाहे चाइना हो। भारत हर कंट्री के साथ अभी अलाइन होना चाहता है, जबकि नेम का उद्देश्य क्या है? अलग थे। तो काफ़ी सारे चैलेंजेस यहाँ पर देखे जाते हैं, ठीक है। नेम के बारे में आप देख सकते हो, लगभग 120 से ज़्यादा डेवलपिंग कंट्रीज़ का फोरम ये माना जाता है। इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना का जो फाउंडेशन स्टोन माना जाता है वो 1955 की समिट थी, जिसका नाम था बांडुंग शिखर सम्मेलन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना कि 1955 में जो नेम का मूलभूत ढांचा आया था वो किस कॉन्फ्रेंस से आया था? बांडुंग कॉन्फ्रेंस से। बांडुंग बेसिकली कहाँ की जगह है? इंडोनेशिया की एक जगह है बांडुंग। इसके नाम से इसको बांडुंग कॉन्फ्रेंस जाना जाता है। इसको एशिया अफ्रीका कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी चीज़, नेम की जो पहली शिखर समिट थी वो कहाँ पर हुई थी? 1961 के अंदर। वो कहाँ पर हुई थी? आपकी बेलग्रेड यूगोस्लाविया में। कहाँ पर हुई थी? बेलग्रेड यूगोस्लाविया में नेम की हमारी पहली समिट हुई थी। तो नेम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेम के आपको टारगेट भी पता रखने हैं, नेम किस किस पर फोकस करता है। मैं आपको 5 गोल भी यहाँ से दिखा सकता हूँ नेम के। आप देखोगे 5 प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन अलाइनमेंट,
तो आपका जो म्यूचुअल रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, एक दूसरे की सीमाओं के प्रति सम्मान रखना, संप्रभुता का सम्मान रखना, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, एक दूसरे देशों के प्रति आक्रामक रवैया नहीं अपनाना, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन डोमेस्टिक अफेयर्स, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, परस्पर सम्मान एवं समानता का भाव रखना, और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व जिसको पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। नेम के 5 फाउंडर लीडर्स का भी आप नाम देख सकते हो। सुकरानो कहाँ से थे आपके? इंडोनेशिया से। गेमल नसीर कहाँ से थे? इजिप्ट से। जवाहरलाल नेहरू कहाँ से थे? इंडिया से। क्वामे नक्रुमो कहाँ थे? घाना से। और जोसेफ ब्रिज टूटू कहाँ से थे? यूगोस्लाविया से। ये 5 फाउंडिंग फादर्स या फाउंडिंग मेंबर्स जाने जाते हैं नेम के। नेम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप सब लोग इस पर क्वेश्चन भी लिखेंगे कि क्यों भारत के संदर्भ में नेम की प्रासंगिकता लगातार कम होती जा रही है। इसके कारणों को आपको स्पष्ट करना है, सारे के सारे एग्जांपल्स दिखाने हैं, क्यों भारत नॉन अलाइनमेंट से मल्टी अलाइनमेंट की तरफ भाग रहा है। इन सब चीज़ों को आपको एग्जाम्पल से क्लियर करना है। आई थिंक मैंने सारे टॉपिक्स अच्छे से कवर कर दिए आप लोगों के लिए। आप वापस से इनको अच्छे से रिवाइज़ कीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए। और एक और सबसे लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी लोग करंट अफेयर्स देखते हैं, नोट्स ज़रूर बनाएं, ताकि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ये मेरी गारंटी है, आप काफ़ी ज़्यादा उसको आंसर राइटिंग में यूज़ कर पाएंगे। जो भी चीज़ें मैं यहाँ पर बोलता हूँ आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, तो अच्छे से नोट्स बनाइए। और सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहिए, अपने और भी दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंच जाए। सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट सीरीज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।